Now today our topic is the moon. Okay, from the moon we will start. The moon is the most familiar and the closest celestial object on the earth. It is the natural satellite of the earth. Moon जो है वो हमें सबसे करीब से हम easily moon को देख पाते हैं, सबसे familiar भी और सबसे closest celestial object है earth का. Okay, it is the natural satellite of earth. Earth की ये natural satellite भी है. The moon revolves around अर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ 27.3 डेज. ठीक है, अर्थ मून आसपास अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है कितने टाइम तक? 27.3 डेज तक. ओके, इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन एंड प्रोवाइड्स इल्यूमिनेशन इन द नाइट स्काई. और ये क्या करता है, ये जो लाइट जिसको सन से मिलती है उससे रिफ्लेक्ट करता है और हमें ऐसा लगता है कि चांद चमक रहा है, बट वो चमक चांद की खुद की नहीं होती है, इट जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सन. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून कॉजेज ओशियन टाइड्स. और जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, मतलब जो मून अपनी तरफ अगर कुछ चीज खींच रहा है तो वो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइड्स जो है ओशंस में वो कॉज होती है. The moon also causes the solar eclipse when it comes in between earth and sun. और सूरज ग्रहण होता है ना, सोलर एक्लिप्स होते हैं, वो कब होता है? जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है. ठीक है, अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाता है तो क्या कॉज होता है? सोलर एक्लिप्स कॉज होता है. ठीक है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स आपने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, 5th क्लास में पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं. ओके, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं कर रही. नाउ नेक्स्ट दिया है आपको फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स. टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून कॉजेज द ओशंस ऑफ द अर्थ टू राइज एंड बल्ज आउट. अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे जो ओशन से उसके अंदर जो पानी है उसको वो ऊपर अपनी तरफ खींचता है और फिर बाहर की तरफ आ जाता है. इसकी वजह से टाइड्स कॉज हो जाती है. दिस कॉजेज द वाटर लेवल इन द ओशन टू राइज विच इज नोन एज हाई टाइड. और जब पानी का बहाव जो है ओशन के अंदर बढ़ जाता है, पानी जब ऊंचा उठने लग जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाई टाइड्स कहा जाता है. As Earth rotates in a period of 24 hours, there are 2 high tides and 2 low tides on the Earth. Earth जो है वो 24 आवर रोटेट करती है तो उसके बेसिस पर 2 हाई टाइड्स होती हैं, 2 लो टाइड होती हैं. At any given place on the Earth, the tide occurs at an interval of 12 hours. और जहां पर भी टाइड कॉज होगी तो उसका इंटरवल कितना रहेगा? 12 आवर्स का इंटरवल रहेगा. ठीक है, एक जगह पर अगर हाई टाइड है तो एक जगह पर लो टाइड रहेगी, अपोजिट टाइड हो सकती है. ठीक है, कहीं पर भी वो हो सकता है, बट उनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 12 आवर का डिफरेंसेस रहेगा. यहाँ देखो आपको एग्जाम डायग्राम के थ्रू बताया गया सन मून. ठीक है, तो इस एरिया में हाई टाइड होगी, अर्थ है पानी, तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ पर हाई टाइड्स रहेगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लो टाइड्स रहेगी. और जब ग्रेविटेशनल पुल और जब मून यहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हाई टाइड्स होगी और यहाँ पर हाई टाइड्स होगी. इस एरिया में क्या रहेगा? सॉरी, यहाँ पर हाई टाइड रहेगी और उसके पास वाले एरिया में क्या रहेगा? लो टाइड प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पुल बताया गया है थ्रू दी एरो. The sun's gravitational pull also causes tides. However, being far away, its effects are much lesser than that of the moon. सन की वजह से भी, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी क्या होता है? टाइड्स कॉज होती है. बट क्योंकि सन बहुत दूर है तो वो हमें पता नहीं चलता, इतना ज्यादा महसूस नहीं होता है. बट मून बहुत पास है इसलिए हमें उसकी टाइड्स जो है वो, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें दिख जाता है. क्योंकि टाइड्स कॉज होती है तो वो नजर आ जाती है. पर सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी टाइड्स कॉज होती है, बट वो हमें नजर नहीं आती बिकॉज इट्स बीइंग फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेजेस ऑफ द मून. मून के क्या क्या फेसेस रहते हैं? देखा है ना आपने कभी? मून बहुत पतला होता है, फिर थोड़ा मोटा होता है और ज्यादा मोटा, ऐसे. As the moon orbit around the earth, part of it that is facing the sun is illuminated. अब जैसे हमें पता है कि मून किसके? अर्थ के आसपास घूम रहा है. ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, तो ये अर्थ के आसपास घूम रहा है. अब अगर यहाँ सामने आता है तो यहाँ पर अगर सन की लाइट से मिल रही तो उतनी ही रोशनी अर्थ के इस पार्ट पर दिखेगी. ओके, while the other half is the darkness. और जो बाकी का पार्ट है वो डार्कनेस पार्ट में है क्योंकि वो अपोजिट साइड में. Relative to Earth, as the moon move around Earth, we see the different phases of the moon, from new moon, where we cannot see the moon as it is between Earth and the sun, through the waxing phase, to the full moon, and then through the waning phase until a new moon is again reached as shown in figure this. अब देखो यहाँ न्यू मून है, ठीक है,
फिर ये हमें मिला है इधर जानने में। ओके, वैक्सीन सेंट मिला है हमें, थोड़ा मून दिख रहा है। फिर फर्स्ट क्वार्टर मतलब आधा मून बन चुका है। आधा मून के बाद फिर वैक्सीन गिम्बॉन्स, ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, या याद कर लीजिएगा, मतलब आधे से ज्यादा मून है। फिर फुल मून, फुल मून के बाद आता है विनिंग गिबॉन्स, मतलब अब थोड़ा कम होता जा रहा है, मून थोड़ा कम हो गया, आधे से कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर मतलब आधा हो चुका है। फिर आ गया आपका विनिंग विनिंग क्रिसेंट, मतलब अब आधा मून, आधे से भी कम मून हो चुका है, और फिर मून गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये पीरियड पूरा चलता रहता है। ये आपको डिफरेंट फेसेस, नाम अलग अलग आपको पता चल गए। ठीक है, अर्थ के बाद मतलब ये हमें पार्ट दिख रहा है और ये डार्कनेस है। ओके, ये था आपका नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बता दिया गया, दैट इज मून। और मून के यहाँ पर कुछ फेसेस हैं, सनलाइट जैसे जैसे मिलती जा रही है उस हिसाब से वो हमें नजर आ रहा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वर्ड आर्टिफिशियल इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज ह्यूमन मेड और मैन मेड थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, अगर वर्ड वहां पर आर्टिफिशियल लिखा हुआ रहा है तो आप सिंपल से इजीली समझ जाएंगे वो किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। Artificial satellites are man-made objects that orbit Earth and other planets in the solar system. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ऐसी सैटेलाइट्स जो कि इंसान ने बनाई है और वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट में रहती है, या फिर अर्थ का आसपास रिवॉल्व करती है, या फिर दूसरे प्लैनेट के आसपास भी वो रिवॉल्व करती है इन दी सोलर सिस्टम। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट लाइक द मून दैट ऑर्बिट द प्लैनेट। ये जो होती है, ये नेचुरल सैटेलाइट से अलग होती है, जैसे कि मून जो कि ऑर्बिट करता है अराउंड द मून दैट ऑर्बिट्स द प्लैनेट। Artificial satellites are launched using rockets and are used to study Earth and other planets. तभी तो हमें पता चला है कि इतने planets हैं, वहां पर पानी है या नहीं है, मून पर पानी है नहीं, वो किससे पता चला है हमें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पता चला। और वो किसके थ्रू, रॉकेट के थ्रू उन्हें लॉन्च किया जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड वेदर फॉरकास्टिंग। ये हमें कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, नेविगेशन मतलब रास्ता बताने में भी हमारा काम आता है, वेदर फॉरकास्टिंग मतलब कि हमें पहले से पता चल जाता है ना, न्यूज पर आ जाता है, पेपर्स में आ जाता है कि पानी आ सकता है, बारिश हो सकती है, बहुत तेज बारिश हो सकती है, तूफान आ सकते हैं, तूफानों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में भी हमें हेल्प करता है। फोरकास्टिंग मतलब पहले से बता देना किसी चीज के बारे में। The first artificial satellite was the Soviet Sputnik 1 mission launched in 1957. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जनरल नॉलेज का बेस्ट क्वेश्चन होता है और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक ना एक सैटेलाइट के बारे में आपको पता यहाँ पर चल ही जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सोवियत स्पुतनिक 1 मिशन लॉन्चेस इन 1957। 1957 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब हमने देख लिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो आप इसका नाम याद ही कर लें। क्या नाम है, सोवियत स्पुतनिक 1 मिशन। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, इन 1957। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975। और इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी, इन 1975, और उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। It was built by Indian Space Research Organization, that is ISRO। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, इसरो, इसरो बहुत आता है नाम ये। ठीक है, तो इन्होंने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बिल्ड की थी, बनाई थी, फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इन्हें एक्सपेरिमेंट्स करना थे, उसको लेकर इन्होंने क्या किया था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसरो ने अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी। From then onward, India has launched many artificial satellites built both by India and other countries using indigenous built rockets such as PSLV and GSLV। आपने ये नाम सुने होंगे, PSLV, GSLV। मिशन मंगल मूवी में इसको पूरा बताएगा, मतलब है, पता है उसके लिए। ठीक है, ISRO's launch center is located at Satish Dhawan Space Center in श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा में ये आपको स्पेस सेंटर मिलेगा। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये, यहाँ पर से ही सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होती है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक सैटेलाइट अराउंड द अर्थ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कैसे सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करती है और कैसे हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। नाउ चैप्टर इज ओवर। लास्ट में आपको कुछ यहाँ पर बताया गया है, एक ओवरव्यू दिया है चैप्टर का, तो इसे जरूर पढ़ लेना आप, बहुत इजीली आपको इससे समझ आ जाता है, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है एक बार में ही। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया था आज की क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है,
तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल फिनोमेना, कैसे इंसानों ने जो है नेचुरल फिनोमेना के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं हमें, वो हम इस चैप्टर में अब देखने वाले। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखेंगे पहले फॉरेस्ट एंड देयर यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वेस्ट टू कंजर्व ट्रीज, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे हमने फॉरेस्ट और उसके यूजेस देखेंगे, पहले पहले वो ही आएगा हमारा, उसके बाद आएगा डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं और हमें कैसे ट्रीज को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर फॉसिल फ्यूल हम ज्यादा लेते हैं नेचर से तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी हमारे, और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या अल्टरनेट हमारे पास प्रेजेंट है वो देखेंगे। Let's get going. In our daily lives, we use different types of material. Some of them are natural, that is, they already exist in nature, while some are man-made, that is, they are created by humans in factories. Look at the picture and identify the natural source in each case. Write one use of each in the space provided. ये सोलर पैनल है, ठीक है, इसको कंफ्यूज ना हो आप, ये सोलर पैनल है, ये डैम है, ये फॉरेस्ट है और ये विंडमिल्स है। तो आपको पता है यहाँ पर आपको ये नेचुरल सोर्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ से। नेक्स्ट आपको इसके यूजेस भी एक एक लिख देना। ओके, नाउ with the ever growing population, man's basic need have also increased. अब जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है, इंसान की जो basic need है वो भी बहुत बढ़ गई है। In order to meet them, various steps such as industrialization, rapid and unplanned growth of cities and increased consumption of natural resources have been going फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंसान की नीड बढ़ती जा रही है, और नीड जो है वो हमारी हमेशा बढ़ना ही है, वो कभी कम नहीं हो रही है। और उसके लिए क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड सिटीज। अब आप, मैं आज से अगर 5 साल पहले इंदौर गई थी तो वो इतना बड़ा मुझे लगता नहीं था, अब इंदौर गई मैं तो लगा बहुत बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। भोपाल इतना ज्यादा फैल चुका है कि लगता है खत्म ही नहीं हो रहा। तो सिटीज जो है वो उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वो यूज भी चीजें ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो जो कंजप्शन है वो भी उनका बहुत ज्यादा यूज होता जा रहा है और ये बहुत टाइम तक चलना है। We have already learned about the limitation of fossil fuel and how loss of natural resources such as forest can be disastrous to life on earth. अब हम already पढ़ चुके हैं limitations fossil fuel की और कैसे natural resources जो है वो destroy हो रहे हैं, forest जो है वो destroy हो रहे हैं, वो हमारी life पर कितना बड़ा effect कर सकते हैं या earth पर कितना बड़ा effect उसका आ सकता है। In this chapter, we will learn how some human activities has degraded the environment around us. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे human activities ने environment को इतना खराब कर दिया, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट में क्या हुआ है, फॉरेस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हियर आर सम ऑफ देयर यूजेस। फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और कुछ उनके यूजेस यहाँ पर आपको दिए गए। जस्ट वेट। A forest provides habitat to different plants, animals, birds and insects. फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग तरह के हैबिटेट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज वुड, गम, मेडिसिन, रबर, फ्रूट्स, फाइबर, पेपर एंड बैम्बू। हमें भी बहुत सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती है, जैसे वुड, गम, मेडिसिन, रबर, फ्रूट्स, फाइबर्स, पेपर, बैम्बू, और ये सारी चीजें हमारे लिए ही यूज में आती हैं। दे हेल्प टू प्यूरिफाई द एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। अब फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो सारे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर को प्यूरिफाई करते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन नेचर, नेचर के अंदर वाटर साइकिल को भी वो मेंटेन करके रखते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल विद देयर रूट्स। और ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। आपने पढ़ाई है ये, पहले हम देख ही चुके हैं कि सॉइल इरोजन, अगर प्लांट्स रहते हैं तो वो सॉइल को पकड़े रहते हैं, तो तेज पानी की वजह से सॉइल जो है वो बहता नहीं है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। Deforestation और over exploitation are the two main causes for depletion of forest in nature. सबसे पहला नुकसान है डिफॉरेस्टेशन
होना, मतलब पेड़ों का काटते जाना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को हम काट रहे हैं किसकी वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, या फिर ओवर यूज कर रहे हैं उन चीजों को, तो इसकी वजह से जो है फॉरेस्ट वो खत्म हो रहा है। Deforestation. Deforestation is the destruction of large number of trees due to human activities as well as natural calamities such as storms, flood and forest fire. Deforestation क्या है, बहुत ज्यादा ट्रीज का एक साथ डिस्ट्रक्शन होना, खराब होना, कटना, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो या फिर हमारी एक्टिविटीज की वजह से, बट वो नुकसान तो हो रहा है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, देखें। Causes of deforestation: construction of dams, roads, houses and industries to fulfill the need of the growing human population. जैसे जैसे population बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं बहुत ज्यादा, to get valuable forest products such as timber and medicinal plants, which has resulted in illegal logging and smuggling of precious forest products. अब हम जैसे ही पता चला कि उस जगह पर, जैसे कि होता है ना, किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है तो वो बहुत ज्यादा यूज में आने लग जाती है, ट्रेंड बन जाता है, ठीक है, ऐसे ही फॉरेस्ट में भी होता है। टिम्बर्स, बहुत ज्यादा लकड़ियां लगने लग गई हैं क्योंकि फर्नीचर्स जो है वो लकड़ियों के ही बनते हैं। आजकल तो अलमारियां भी लोग लकड़ी की बनवाने लग गए, पहले तो फिर भी आयरन की होती थी, अब वो लकड़ी की बनने गई, तो उससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब अगर किसी ने वहां खोज लिया कि मेडिसिनल प्लांट है, तो वो जितना भी मेडिसिनल प्लांट वहां होगा फॉरेस्ट में, उसको सबको ले आते हैं इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से, कैसे भी, बट वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। जितना यूज है उतना ले लें आप, बट हमारे यहाँ तो हम एक्स्ट्रा में चीजें रखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स। अगर चरवाहे जो है वो ज्यादा एक ही जगह पर कैटल्स को खिलाते रहते हैं, चरवाते रहते हैं, तो वहां पर भी, उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब उससे भी प्लांट जो है वो वापस ग्रो नहीं कर पाते। डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन टू नेचुरल लैंड, और नेचुरल लैंड को कंजर्व करने के लिए भी डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेस्ट को। स्मगलिंग मतलब बेटा इलीगल तरीके से चीजों को छुपा कर ले जाना, उसे स्मगलिंग कहा जाता है। डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ जमीन बचाने के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं ताकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो थोड़ा बच जाए। फॉरेस्ट फायर्स ड्यूरिंग डे ड्राई समर मंथ्स विच कैन बी कॉज ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। अगर अब क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर गर्मी होती है तो हल्की सी भी अगर चिंगारी गिर जाती है फॉरेस्ट में, तो वो एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है। जैसे इस साल हुआ था अमेजोन फॉरेस्ट में, कैसी आग लगी थी, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत हमारे नेचुरल चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ऑल्सो किस वजह से हुई है, इंसानों की वजह से हुई है, ठीक है। नेचुरली तो बहुत कम ऐसा होता है कि फॉरेस्ट फायर होती है, बट इंसान की गलती की वजह से ही फॉरेस्ट फायर जो है वो बढ़ जाती है। क्लियरिंग फॉरेस्ट टू एक्सट्रैक्ट कमर्शियली यूजफुल मिनरल फ्रॉम माइंस, और फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, पूरी तरह से खोखला बना देते हैं ताकि वहां पर मिनरल माइंस जो है वो लगा सके, ज्यादा चीजें फॉरेस्ट के जमीन के अंदर से भी निकाल ले, ऊपर से भी ले ले, हर तरीके से वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं कुछ, यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम कल देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन और कैसे हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, ठीक है। ये हम कल देखेंगे क्योंकि अभी 10 मिनट ही बचे हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ओके।